और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बदला शुरू हो चुका है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान की धुआंधार बमबारी जारी है। तेल अवीव में कई बिल्डिंग खंडर बन चुकी हैं। खामेनेई ने धमकी दी है कि अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलसेगा? क्या ये युद्ध जो इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच है, जिसमें अमेरिका शामिल है, क्या पूरे मध्य पूर्व को अपने चपेट में ले लेगा? इस वक्त की वॉर जोन से सबसे बड़ी खबर ये और सबसे ताज़ा खबर ये आ रही है कि इजराइल ने मार गिराए हैं ईरानी ड्रोन। इजराइल ने आज 30 ड्रोन मार गिराए हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए थे। आईडीएफ ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए किस तरह से वो ड्रोन जो दागे गए ईरान की तरफ से इजराइल के लिए, उन ड्रोन को ध्वस्त किया है। आईडीएफ ने 30 ड्रोन मार गिराए हैं इजराइल ने, ऐसा इजराइल की तरफ से वीडियो सबूत के साथ दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर तेल अवीव से ये कि तेल अवीव में अटैक पर आईआरजीसी ने दावा किया है। खोरम शाह शहर 4 मिसाइल से अटैक किया गया, ये कहा आईआरजीसी ने। इजराइल की बायो वेपन फैसिलिटी को तबाह किया है। नेस जियोना में फैसिलिटी थी जिसे तबाह किया है, ये आईआरजीसी ने दावा किया है। तो आईआरजीसी की तरफ से भी देखिए ये वीडियो जारी कर, ये तस्वीर जारी कर ये बताया गया है कि ये टारगेट था ईरान का। नेस जियोना में जो फैसिलिटी थी इसे तबाह किया है आईआरजीसी ने। ये बायो वेपन फैसिलिटी थी और इसको तबाह किया गया है। खोरम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल कर इस बायो वेपन फैसिलिटी को इजराइल की तबाह किया है ईरान ने। ये आईआरजीसी की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त ये कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। तेल अवीव से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। ईरान के हमले के बाद विमान को डाइवर्ट किया गया। आज सुबह ईरान ने यहां हमला किया था। ये देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी इजराइल में ईरान ने हमला किया है और इसकी वजह से यहां पर कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। आज सुबह ये हमला किया गया था। एक एक कर जो वीडियो सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल में दरअसल कहां कहां हमला किया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल में ये जानकारी मिल रही है। ईरान के हमलों के बाद लेकिन इजराइल का पलटवार शुरू हो गया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में भीषण हमले तेज कर दिए हैं। अभी इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि 2 ईरानी प्लेन तबाह किए गए हैं इजराइल द्वारा। 2 ईरानी F-5 जेट तबाह किए हैं आईडीएफ ने। तो वार पलटवार जारी है ईरान और इजराइल के बीच। अमेरिका ने अपना काम किया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े हमले किए हैं। लेकिन उसके बाद ईरान की तरफ से हमले किए गए और फिर पलटवार इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है। लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के वीडियो सबूत और साक्ष्य भी सामने रखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से F-5 ईरान के उन्होंने तबाह किए हैं। ईरान में इजराइल की बड़ी स्ट्राइक किस तरह से हुई है देखिए। 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया गया है। ये मिसाइल लॉन्चर तबाह करना एक अहम रणनीति का हिस्सा है क्योंकि यहीं से मिसाइल लॉन्च की जाती हैं ईरान द्वारा इजराइल की तरफ। तो दोनों तरह से हमले किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बाद ये भी किया गया है कि हमला किया गया है। लेकिन अमेरिका का हमला किस तरह का था? इजराइल से ईरान का बदला कैसे है और कैसा ये हमला है बताते हैं आपको। 20वें चरण का अटैक किया गया है ईरान द्वारा जिसमें 40 से ज़्यादा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 40 मिसाइल से अटैक किया गया। पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए कहां कहां हमला हुआ ये भी आपको बताएंगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था जहां पर हमला किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया। ये वो जगहें हैं जिन्हें निशाना बनाया गया आईआरजीसी द्वारा, ईरान द्वारा, और यहां पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने बयान दिया है, खामेनेई पर हमला होगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो खामेनेई को खत्म कर देंगे।
इस पर अब जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर खामेनेई पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने विश्वासघात किया है, ये भी कहा आराघची ने। ट्रंप ने अपराधी इजराइल का साथ दिया है। तो ईरान के विदेश मंत्री को, आराघची को आपने सुना, उनका कहना कि ये जो हमला है ये एक सोवरेन, एक आज़ाद मुल्क पर जो यूएन का हिस्सा है उस मुल्क पर हमला है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, जिसमें अब सीधे तौर पर अमेरिका भी शामिल है। संजय भारद्वाज जी, अमेरिका अब सीधे तौर पर शामिल है। आराघची कह रहे हैं कि ये जो आपने किया है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, इसके नतीजे बहुत ज़्यादा बड़े इलाके को प्रभावित कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा दूर तक इसका नतीजा होगा। क्या हो सकता है ये हर कोई आज जानना चाहता है। किस हद तक ईरान जा सकता है, किस हद तक ये बात आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद कोई बात की जा सकती है, या यहाँ अभी जो हमला किया है इसी के बाद कोई और रास्ता निकलेगा। देखिए सुमेरा, बात जहाँ तक अमेरिका और न्यूक्लियर इश्यूज़ की बात है तो निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा एक तबका है वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से रोक रहा है। वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, कोई भी कंट्री मिडिल ईस्ट में आज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समर्थन नहीं देता है। चाहे वो ओमान भी हो, ओमान कह रहा है कि भाई डायलॉग से आप इसको लेके आइए, लेकिन सऊदी अरबिया, यूएई, बाकी जितने भी देश हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि ईरान न्यूक्लियर, क्योंकि वो एक तरीके के से सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट करता है, एक इनसिक्योरिटी इस एनवायरनमेंट में लेके आता है। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि क्या अमेरिका इस यहाँ तक रुक पाएगा? अमेरिका क्या सिर्फ न्यूक्लियर टारगेट को ध्यान में रख रहा है? मुझे लगता है इसके बियॉन्ड आगे भी जाएगा, क्योंकि ये हर कोई जानता है। खमनेई का इशू है ना, वो सबसे बड़ा इशू है कि अमेरिका जो थियोक्रेटिक स्टेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, खमनेई की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है। और दूसरी बात, खमनेई को कौन नहीं जाने देगा? चीन नहीं जाने देगा, रशिया नहीं जाने देगा, क्योंकि उनके लिए गेटवे है मिडिल ईस्ट में। तो ये दूरगामी इसके परिणाम होंगे। लेकिन संजय जी, क्या इसको ऐसे समझे कि अभी आपने न्यूक्लियर साइट्स को टेक आउट करने का आपने एक लक्ष्य बनाया है, इसको भले ही सभी कहें कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तमाम देश। लेकिन अगर आप रिजीम चेंज की बात करेंगे तो फिर विरोध हो सकता है, तो फिर समर्थन हो सकता है ईरान का। नहीं, वो बिकॉज क्योंकि देखिए बात मान के चलिए कि पिछले 7-8 साल से चीन जो अपना एक गेटवे बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसमें वो ईरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईरान सऊदी अरबिया के बीच नेगोशिएट हुआ। आप ये बात मान के चलिए कि जो एक अल्टरनेटिव इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें लीडरशिप ईरान या टर्की को जाए, ये भी एक चीन उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो मान के चलिए कि चीन जो है अमेरिका का जो प्रभुत्व है मिडिल ईस्ट में उसको ख़त्म करके अपनी जगह अपनी पैठ बनाना चाहता है। तो क्या इतनी आसानी से ईरान को डिमोलिश होने का, ईरान की लीडरशिप को खत्म होने का मुझे नहीं लगता देगा या नहीं। जाहिर सी बात है होने नहीं देगा, फिर करेगा क्या वो बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। इजरायली ने ईरान में कहर बरपाया है। ईरानी शहर तबरीज पर कई हवाई हमले किए गए हैं। तबरीज में स्ट्राइक से भारी तबाही की खबर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने वॉर एक्सरसाइज की है। कई वॉरशिप हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचे हैं। ईरानी नेवी और आईआरजीसी के वॉरशिप की एक्सरसाइज देखने को मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान। तो देखिए ये एक इलाका है जहां पर ईरान अपना असर दिखा सकता है। किस तरह से देखिए ईरानी नेवी और आईआरजीसी एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पर। यह हॉर्मुज स्ट्रेट है और इसे बंद कर सकता है ईरान और फिर इससे दुनिया पर असर पड़ेगा। ईरान के लेकिन तबरीज में अटैक की नई तस्वीर सामने आ गई है। इजराइल ने थोड़ी देर पहले ही यहां पर स्ट्राइक की है। आईआरजीसी के अशूरा डिवीजन हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। लगातार इजराइल द्वारा मल्टीप्रॉन्ग्ड हमले किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, उसके अलावा ईरान में जो
सेना है, IRGC है, जो वहाँ की लीडरशिप है, उसे भी चुन चुनकर खत्म किया जाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, ईरानी अधिकारियों ने ऑयल शिप को रोका है। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप को रोका गया है। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप को हॉर्मुज़ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये जगह बंद की जा सकती है ईरान द्वारा, और इसका असर फिर यूरोप में और बाकी तमाम देशों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक ऑयल शिप को ईरानी अधिकारियों ने रोक दिया है हॉर्मुज़ में। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ठप करेगा क्या ईरान, ये बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका असर क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को आप भी जान लीजिए कि दरअसल ये है क्या। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है ये। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का समुद्री रास्ता है। करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है ये। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। ये पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला इलाका है और यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है, यहाँ से तमाम जो शिप्स हैं वो गुजरती हैं। और अगर ईरान इसे रोकता है, क्योंकि हॉर्मुज़ खास क्यों है ये भी जानिए, दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग है ये हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ ठप होने पर ऑयल की कमी हो जाएगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा और ईरान इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से बात हुई है। तनाव बढ़ने पर चिंता जताई है प्रधानमंत्री ने। तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है। जो रास्ता है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा। तो देखिए, ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आई स्पोक विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान पेजेश्कियान, वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और बहुत विस्तार के साथ अभी जो मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा की है। एक्सप्रेस डीप कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशन, इस वक्त जो बढ़ा है तनाव मिडल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान और इजराइल के बीच, उस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। रीटरेटेड आर कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, और ये एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दोहराया कि भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द और बहुत तेजी के साथ डी एस्केलेशन हो, जो तनाव बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आगे का रास्ता निकलेगा। फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जल्दी से जल्दी बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि इस पूरे इलाके में शांति स्थापित की जा सके। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर जी भी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने भारत का जो स्टेटेड पॉइंट है वो रखा है कि इस पूरे इलाके में शांति बनाने की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डायलॉग और डिप्लोमेसी से रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या अभी डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है, वो क्या अभी किया जाएगा या अभी ताकत दिखाई जाएगी और फिर कुछ समय बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता निकलेगा? बिल्कुल सुमेरा जी, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है अभी ट्विटर पे, एक्स पे, वो बिल्कुल रेलेवेंट है और बिल्कुल सही टाइम पे आया है। जैसा कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये ईरान के ऊपर बहुत भारी अटैक है। 3 न्यूक्लियर मेजर फैसिलिटीज़ में अटैक हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। वो निकल के आएगा धीरे धीरे अगले कुछ घंटों में। ईरान की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसने खुद एग्री किया है कि 3 फैसिलिटीज़ पे अटैक हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तरह से इंडिकेशन है ईरान की तरफ कि आप मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं और वायलेंस से कुछ काम नहीं होने वाला है। और वायलेंस की तरफ से जो है अपनी तरफ से जो वायलेंस जो मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं उसको रोकें, बिकॉज वैसे भी कुछ इफेक्टिवनेस उसकी है नहीं। इसलिए वो इंडिकेट कर रहे हैं कि तभी आगे पीस की तरफ बात तभी आगे बढ़ सकती है जब वो अपने मिसाइल अटैक्स रोकें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। ये बड़ा अच्छा गाइडेंस है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसे क्रिटिकल क्षण में। अभी एज ऑफ नाउ ईरान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलता है यूएस से मेरा धोखा हुआ है, उसके अपने जो अपने अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उसको भी खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ईरान को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था चाइना से, वो सिर्फ शब्दों में मिल रहा है। जो रशिया से मिलना चाहिए मिसाइल्स वगैरह, वो बहुत दूर हैं, कभी आ ही नहीं सकती इन टाइम फ्रेम दैट इज़ इन्वॉल्व इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इसलिए वो एक तरह से फंसा हुआ है। उसके बाद सिर्फ एक वेपन है वो मिसाइल्स का, और वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है।
जी हाँ, ये मेरा मानना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है ईरान के राष्ट्रपति के साथ और ये बात दोहराई है कि जल्द से जल्द डी एस्केलेशन होना चाहिए। जो तनाव अब इस वक्त अपने चरम पर दिखाई दे रहा है उससे डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि उसी जरिए से रास्ता निकलेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पश्चिमी ईरान में अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर बड़ा अटैक किया गया है। ईरान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजरायल लगातार ईरान के सैनिकों और सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है ईरान को। ईरान के नतांज पर स्ट्राइक के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है। 20 किलोमीटर दूर से ली गई नतांज की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं हम। ये तस्वीर, नुकसान का अंदाजा लगा पाना हालांकि इस तस्वीर से मुश्किल है, लेकिन बहुत दूर से भी किस तरह का नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये नतांज न्यूक्लियर प्लांट है और इसको बहुत दूर से हालांकि ये तस्वीर ली गई है, लेकिन ये दिखा रही है तस्वीर कि किस तरह से यहाँ नतांज न्यूक्लियर साइट को अमेरिका के द्वारा की गई स्ट्राइक में हमला पहुंचाया गया है। इस बीच तेल अवीव में लगे हैं थैंक यू ट्रंप के पोस्टर। ईरान पर हमले के बाद धन्यवाद दिया है। नेतन्याहू ने खुद भी धन्यवाद दिया था। नेतन्याहू ने भी सुबह में धन्यवाद दिया था और ये कहा था कि अमेरिका ने सही किया है। और अब देखिए, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ ये पोस्टर्स लगाए गए हैं इजराइल में और थैंक यू कहा गया है, शुक्रिया कहा गया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। ये कहा नेतन्याहू ने आज सुबह जब उन्होंने बयान जारी किया कि इतिहास याद रखेगा अमेरिका को, अमेरिका सही के साथ खड़ा था और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया जा रहा है। इस वक्त इजराइल में पोस्टर लगाए गए हैं तेल अवीव में जगह जगह। तो देखिए, ये तस्वीरें लगाई गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ एक पोस्टर लगाए गए हैं बड़े बड़े। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। नेतन्याहू ने भी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को धन्यवाद दिया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए। अब आइए हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले की है, जिसमें लिखा गया है फिनिश द जॉब, यानी ट्रंप से ईरान पर हमले करने की बात कही जा रही है। और अब जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर उन्हें ध्वस्त किया है, तो उसी जगह से ट्रंप को शुक्रिया अदा किया गया है। देखिए, दो तस्वीरें, हमले से पहले की तस्वीर जिसमें कहा गया कि फिनिश द जॉब, यानी अब ये हमला किया जाना चाहिए, और दूसरी तस्वीर जिसमें लिखा गया है थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, यानी डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया गया है वो तमाम काम करने के लिए जो लगातार कहा जा रहा था इजराइल द्वारा कि अमेरिका उसमें मदद करे। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ मौजूद है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूर्णिमा जी, अमेरिका को धन्यवाद दिया जा रहा है, हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ समय लग रहा है, कुछ समय लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल चाहता था बहुत पहले कि ये किया जाए, लेकिन अब धन्यवाद दिया जा रहा है। अमेरिका जिस तरह से पूरी तरह से साथ में खड़ा है, ये जो समय बीता, क्या ये एक रणनीति के तहत इस समय को बिताया गया और उसके बाद ये कदम उठाया गया अमेरिका द्वारा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे हिसाब से मैं जैसे उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ और रीड कर रही हूँ इस सिचुएशन में, ये अमेरिका का एक हिस्सा ही था ये मान लीजिए। हालांकि ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन है, ये इट इज डन डील फॉर ए रेजिम चेंज। अब रेजिम चेंज आप कैसे भी करवाओ, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन इज यूज्ड एज ए टारगेट फॉर ईरान। रेजिम चेंज करके यहाँ पे नया किसी को बिठा के एक्सपैंड करना, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, दिस इज अमेरिकन एजेंडा, दिस इज हाउ आई डिड इट। व्हाई? द फैक्ट इज दैट इन द पास्ट ऑल्सो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने अमेरिका पहुंच गए थे। इराक में सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं आया और ही डिडंट एक्चुअली फॉलो द टू द लाइन ऑफ अमेरिका, उनको हटाया गया था। लीबिया में सेम सिचुएशन हुआ था। तो मेरे हिसाब से, मैं जैसे इसको रीड कर रही हूँ, दिस इज नथिंग बट, मतलब आपके मुताबिक रेजिम चेंज अहम मकसद है और आखिरकार उसे हासिल करना है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका जहां जहां रेजिम चेंज करके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश उसने की है, कहीं पर भी डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश हुई नहीं है, ना इराक में हुई है, ना अफगानिस्तान में हुई है, और हालात बद से बदतर हुए हैं। वहाँ पर तमाम तरह की फोर्सेस हैं जो अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। अस्थिरता है पूरी तरह से और उनकी वजह से पूरे इलाके में अस्थिरता है। लेकिन एक 30 सेकंड में मैं ये कह रही हूँ कि
अगर आप ईरान को देखिए फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट में, उनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब और वेपन्स होना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड दैट इज इजराइल विक्टिम, ये भी हमें मानना चाहिए कि ये सच है, इजराइल विक्टिम है, लेकिन ये वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होने वाला है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन, दे आर गोइंग टू फाइट अंटिल द लास्ट मोमेंट एंड शाह इज ऑल्सो गोइंग टू कम। दैट्स ऑल्सो, ये भी निश्चित हो चुका है। इनकी ट्वीट अगर पढ़ो तो आपको ये लगेगा कि दे ऑलरेडी हैव ए प्लान सेट to go in terms of how they are going to create the new government. So यहाँ पे basically जो बांग्लादेश, म्यांमार हमने देखा in the past, this is literally a repeat playbook है। Unfortunately मैं अगर इंडिया के perspective से देखूँ तो कभी भी अमेरिका बोल सकते हैं कि इंडिया is not following America's directives. I'm just going to create an issue and go and target India. ऐसे भी हो सकता है। So there are a lot of foreign policy issues that we have to actually seriously look into. I think there is a lot more than just what's happening, and there is an hegemony angle. There is an my puppet has to be there kind of angle. So मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंट्री ऐसे जाके कोई भी लैंड को हड़प सकता है, कब्जा कर सकता है, बोल सकता है कि यू आर नॉट the right one and I'm going to just portray you in a certain ways, that something is problematic to me. And then for me ईरान के हिसाब से देखो तो ईरान में 1/3 is probably following Islam. Lot of people are actually leaving Islam at this point of time. Unfortunately इस तरह का से अटैक्स में शायद लोग it's going to impact normal people as well. I know majority of the people want Shah to be back, and majority of the Iranians who are in United States, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि इस तरह की पाबंदियों में वो रहें, और वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किस तरह से हो, क्या वो स्वतः होगा, वहाँ पर इस तरह के हालात बने कि लोग इस तरह के परिवर्तन को करें, या ये उन पर थोपा जाएगा, तब किस तरह के हालात बनेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे अरागची, ये जानकारी मिल रही है। तो ईरान लगातार, और जैसे ही ये हमला हुआ था अमेरिका द्वारा, उसके बाद भी तमाम दुनिया के नेताओं से संपर्क साधा गया था, ईरान द्वारा बातचीत की गई है, लगातार वो संपर्क में हैं, यानी अपनी जो विदेश नीति है उसके तहत वो तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब रूस जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है, और व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी हमले के बाद रूस ने भी बयान दिया है, ईरान की मदद के लिए कई देश तैयार हैं, ये कहा मेदवेदेव ने। परमाणु हथियार देने के लिए भी तैयार हैं, ये कहा मेदवेदेव ने। ईरानी ठिकानों पर हमले का मामूली नुकसान हुआ है, हमलों से अमेरिका को क्या मिला, ये बड़ा सवाल उठाया मेदवेदेव ने। यानी उन्होंने कहा कि क्यों अमेरिका ने यह हमला किया है और इससे क्या हासिल हुआ है। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, ये जो हमला किया गया और अब रूस कह रहा है कि कई देश, मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार भी दे सकते हैं, तो क्या रूस इस स्थिति में है, खुद वो एक युद्ध लड़ रहा है, इस स्थिति में है कि वो बहुत ज़्यादा मदद कर पाए ईरान की, और क्या करेगा? जी सर, आपसे सर। जी श्याम जी से पूछा आपने? जी श्याम जी, थैंक यू समय देने के लिए। देखिए, थोड़ी सी समय लूँगा, कुछ बातें सुन रहा था मैं। पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ईरान जो है एक गेटवे है रशिया और चाइना के लिए। जैसा हम बात कर रहे थे कि ज़रूरी है कि ईरान को रोका जाए उनकी तरफ से, इसलिए उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि हम सारे हथियार देंगे और परमाणु शक्ति भी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अमेरिका समय लेकर और एक अच्छे मैन्यूवर के साथ, वेल कंसीव्ड प्लान के साथ, लंबे प्लान के साथ अपने एसेट्स को मूव करके, और सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, वो भी बात मैंने आपसे कही, वो सब करते हुए उन्होंने फॉर्डे पे और ये अटैक किया है। और एक तरह से ईगो सेटिस्फैक्शन भी मैं कह सकता हूं, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ ये मालूम नहीं, पर आगे वो शायद रिएक्टर्स ना यूज हों, तो वहां पे मंशा इजराइल और अमेरिका की शायद पूरी होती है, ये मैं मान सकता हूं। वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ईरान अब क्या करेगा? ईरान को लूटना है और अपने को अगर रिजीम चेंज करने में देना है, अपने आप को घुटने पे आना है, तो वो बात करेगा रशिया से, सभी से, और ये एक स्थिति बना के रखेगा जहां पर कि अमेरिका से उसकी बातचीत का एक माहौल हो। और इसी सब पर पैनी नजर भारत की रही थी, और इसलिए सही समय पर इंटरवेंशन हुआ है, जब एक स्थिति बनी है
कि जो ईगो सेटिस्फैक्शन की बात थी, यूरेनियम कहाँ गया है, कैसे गया है, अगर उसको छोड़ भी दें तो रिएक्टर को तोड़ा गया है, जितना भी नुकसान हुआ है उसको भी अगर लेके चले तो दोनों तरफ के बातों को एक तरह से ईगो सेटिस्फैक्शन हो गया है। और अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो मूव होगा, या तो ईरान को बैकअप मिले, और अगर मिलेगा जो बहुत कम चांसेस हैं फिजिकल बैकअप का, ये परमाणु हथियार देने का या मिसाइल्स देने का, या लेकिन ईरान चाहेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर पे इसको स्प्रेड करें, इसलिए वो ईरान जो है अपने हॉर्मुज की खाड़ी में वो ड्रिल कर रहा है। और हमारे जो शिप्स हैं अमेरिकन और सबमरीन जो है यूएसएस फ्लोरिडा, जो जिन्होंने अटैक किया है टॉमहॉक मिसाइल से, वो करीब करीब मकरान कोस्ट पर पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर से हैं। आपने 643 किलोमीटर की जो रेंज दिखाई है, जो अटैक हुआ है वहां से टॉमहॉक पे 156 मिसाइल लेके वो फ्लोरिडा वहां खड़ा है, और उसके साथ हमारे ब्रिटिश यार्डशिप्स खड़े हैं। तो सर, आपको अभी ये लगता है कि दोनों तरफ से शायद ईगो सेटिस्फाई हुई है, अमेरिका इजराइल की तरफ से भी जो वो चाहते थे वो किसी हद तक हासिल किया है, और ईरान को भी शायद उस तरह का नुकसान नहीं हुआ, ईरान ये दावा कर रहा है, तो क्या अब आपके मुताबिक रास्ता निकल सकता है, कोई बातचीत हो सकती है? मुझे लगता है कि ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था। आज की वॉर कोहेसिव है जरूर, कंपेलेंस है जरूर, लेकिन बहुत सारे चीजें पर्दे के पीछे साथ साथ चलती हैं। और आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट के पर्सनालिटी में यह व्यक्तित्व साफ निकल कर आता है कि उन्होंने कितने सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स किए हैं, क्यों मौका दिया है कि खामनेई कहां छिपा है, अभी नहीं मारेंगे, उनको यह भी पता है कि वो बंकर में वो भी नीचे है, उसमें भी ये बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहे थे, समय का इंतजार। लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत बड़ा मैनूवर, अच्छा डाइवर्जनरी फ्लैंक्स और पूरी तैयारी वॉरशिप्स की भी। और आपने देखा होगा, मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा, अटैक्स वो कह रहे हैं कि हम बेसिस पे करेंगे, उससे ज्यादा वो कह रहे हैं कि ये जो आपके जो जहाज हैं इनको हमसे दूर कर दो, इन पर हम अटैक करेंगे, क्योंकि वो चलता फिरता अमेरिका है, वो अमेरिकन फ्लैग फ्लाई कर रहा है और उन पे अटैक होना है। तो अब वो फ्लेम रेड सी में और गल्फ में, यानी ईरान उन पर हमला ज्यादा कर सकता है और वो टारगेट हो सकते हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका भी उसके लिए तैयार है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फोर्डो प्लांट को लेकर सबसे नई जानकारी सामने आ गई है। फोर्डो प्लांट में नहीं हुआ है ज्यादा नुकसान, ऐसा कहना है ईरान का। पहले ईरान ने खाली कर दिया था फोर्डो प्लांट। 19 और 20 जून की तस्वीरों में दिखे हैं सबूत। देखिए, ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप ये पूरी गाड़ियों की एक लाइन, कतार देख सकते हैं, और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, गाड़ियों का मूवमेंट हुआ है, फोर्डो प्लांट के पास ये बड़ा मूवमेंट हुआ है। और ये कहा जा रहा है ईरान द्वारा कि उन्होंने 19 और 20 जून को ही इस प्लांट को खाली किया था। ज़रूर है कि यहाँ से सब कुछ वो मूव नहीं कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत से और नुकसान हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी क्षमता है उसको नुकसान पहुंचा है, जो अब इजराइल और अमेरिका भी कह रहे हैं कि बहुत साल पीछे चला गया है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन ईरान का ये दावा है कि उन्होंने फोर्डो प्लांट से अपने अहम एसेट्स को हटा लिया था, और उसके सबूत इन वीडियो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा देखा गया और उसके बाद उनका मूवमेंट देखा गया। देखिए किस तरह से ये गाड़ियां प्लांट के पास मौजूद थी, लेकिन ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमले में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच मैक्सर ने 19 और 20 और 21 जून की 3 तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से दावा ये किया जा रहा है, देखिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 19, 20 और 21 जून की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले किस तरह के न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को हटा दिया गया था। ये कहा जा रहा है कई गाड़ियों की मदद से प्लांट की एंट्री और एग्जिट गेट ब्लॉक कर दिया गया था। तो देखिए ये तस्वीर है 19 जून की, यहाँ पर आपको ये कतार से गाड़ियां दिखाई दे रही हैं फोर्डो प्लांट के पास। उसके बाद 20 जून की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर है जहाँ पर अब आपको कोई और मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, ये फोर्डो प्लांट है। और उसके बाद 21 जून की ये तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें मैक्सर द्वारा जारी की गई हैं, जो ये बता रही हैं, जो ये कहना है, दावा है ईरान का इन तस्वीरों के जरिए कि उन्हें ज़्यादा नुकसान इस फोर्डो प्लांट पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने यहाँ से अपने अहम एसेट्स को हटा लिया था हमले से ठीक पहले। लेकिन ईरान पर हमले को ट्रंप ने लाइव देखा था। सिचुएशन रूम में पूरा हमला देखने के लिए खुद मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने हमले की एक जानकारी ली। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद थे सिचुएशन रूम में। उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। पूरा हमला देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे, उनके साथ विदेश मंत्री भी मौजूद थे। जानकारी हासिल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब एक और अहम जानकारी भी निकलकर सामने आ चुकी है कि ये हमला करने के पहले अमेरिका ने बहुत तैयारी की। 1 साल पहले से इसको लेकर
अभ्यास भी किया गया था और तैयारी भी की जा रही थी ताकि फुल प्रूफ प्लान के साथ हमला किया जाए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। लेकिन ट्रंप ने ईरान को कैसे चकमा दिया, किस तरह के डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया उन्होंने चकमा देने के लिए, आपको बताएं। ट्रंप ने 19 जून को हमले पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी कार्रवाई पर 2 हफ्ते में फैसला लेंगे, ये कहा ट्रंप ने। इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से बात की, फोन पर इजरायल के हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने आज रात ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद हालात कैसे बदले ये जानना बहुत जरूरी है। 16 जून को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। G7 देशों ने इजरायली हमले का समर्थन किया। 17 जून को ट्रंप ने खामेनेई को सरेंडर के लिए कहा। 18 जून को खामेनेई ने सरेंडर से इनकार किया। अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात भी कही गई और उसके बाद हमला किया गया। लेकिन ईरान पर अमेरिका का हमला जब हुआ तो सिचुएशन रूम में ट्रंप मौजूद थे, लाइव देख रहे थे। इन तस्वीरों को ये जानकारी मिली है, तो देखिए कौन कौन सिचुएशन रूम में मौजूद था और क्या कुछ हुआ वहां पर, आपको बताएं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो मौजूद थे, जेडी वैंस उनके साथ मौजूद थे, उपराष्ट्रपति पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री मौजूद थे और मार्को रूबियो विदेश मंत्री मौजूद थे। तो ये तमाम जो अहम हेड्स हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के, वो मौजूद थे सिचुएशन रूम में उस वक्त जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया था, जिसमें B-2 बॉम्बर्स उड़ान भर रहे थे। देखिए सिचुएशन रूम में कोर टीम के कौन कौन से और लोग मौजूद थे वो भी आपको बता दें। डैन केन COAS से वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा और तमाम लोग मौजूद थे सिचुएशन रूम में जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को तमाम जानकारी दे रहे थे, जो ये बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। सूसी विल्स यहाँ पर मौजूद थे जो चीफ ऑफ स्टाफ है, मौजूद थी डैन स्केविनो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो मौजूद थे। इसके बाद एंडी बेकर यहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम जो अहम हेड्स हैं वो मौजूद थे। डेविड वॉरिंगटन जनरल काउंसिल व्हाइट हाउस से यहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम लोग इसलिए मौजूद थे ताकि पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखी जा सके। अमेरिका के लिए एक बहुत अहम कदम था ये। अमेरिका लंबे समय से ये कहता रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने नहीं देगा और इस वजह से ये बड़े हमले किए गए हैं अमेरिका द्वारा। संजय भारद्वाज जी, ये तमाम लोग मौजूद थे सिचुएशन रूम में। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे थे वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी उनकी, आपको ऐसा लगता है? देखिए इसमें साफ साफ है कि जो कोर टीम है ट्रंप की वो सभी मौजूद थे, यानी कि इन्होंने सबको पहले एक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस में लिया है, तब उसके बाद ईरान पे स्ट्राइक किया है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का कोई ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। सीधा सीधा इजराइल और अमेरिका का जो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट जो टारगेट है, पहला उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और दूसरा खेमनेई है, और दोनों ही कोई पहला टारगेट के लिए वो नज़दीक पहुंच रहे हैं निश्चित रूप से, और बहुत कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है उनका अटैक का। और मोबिलाइज भी देखिए, अमेरिका पिछले 2-3 वीक से अपने जो फ्लीट है उनको मोबिलाइज कर रहा था पूरा अरेबियन सी में। तो मान के चलिए कि बहुत ही सोच समझ के इन्होंने स्ट्राइक किया। दूसरा देखिए जिस तरीके से अभी जब भी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी रूस जा रहे हैं अपने आप को मोबिलाइज करने का, UN सिक्योरिटी जा रहे हैं, लेकिन ये बात मान के चलिए कि ट्रंप और अमेरिका या इजराइल खमेनेई को भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बख्शेंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसा भूमिका बना के, चाहे वो इंटरनल रिवोल्ट हो, इंटरनल बगावत हो, या आप ये मान के चलिए कि उनको भी स्ट्राइक के माध्यम से, जैसे इराक में हुआ या बाकी जो लोगों को एक असेसिनेट किया, वहाँ के कमांडर्स वगैरह को असेसिनेट हुआ, तो निश्चित रूप से खमेनेई को भी। और इसीलिए खमेनेई अपना जो इंटरनल जो उनके प्रेडिसेसर्स हैं उनको भी तैयार, सक्सेसर्स को भी वो अपने तैयार करने लग गए हैं। क्योंकि खामेनेई सिर्फ को खत्म करने से तो नहीं सब कुछ बदल जाएगा, जाहिर सी बात है आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको एक नया व्यक्ति लाकर वहाँ बैठाना होगा, क्योंकि सिर्फ खामेनेई को अगर ख़त्म कर भी दिया जाए तो जो वहाँ पर है रेजीम इस वक्त वो पूरी तरह से तो बदलेगी नहीं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए सिस्टम, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है कि जो अभी एस्टेब्लिशमेंट है, जो थियोक्रेट्स हैं वहाँ पे, उनको जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक मिडिल ईस्ट में जो एक ये कहें कि इस्लामिस्ट ग्रुप्स को जो सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉक्सीज क्रिएट हो रहे हैं, वो खत्म नहीं उनको वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का। और अगर वो हासिल करते हैं तो फिर उनके लिए मिडिल ईस्ट में और कोई बड़ी ज़्यादा चुनौती रह नहीं जाती है। ईरान ही एकमात्र बड़ी चुनौती उनके लिए है। इस बीच एक और बड़ी खबर, फास्ट न्यूज़ के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण ईरान में इजरायली जासूस को अरेस्ट किया गया है।
फार्स प्रांत से 53 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए ये जानकारी मिल रही है दक्षिण ईरान से, जहां पर इजरायली जासूसों को अरेस्ट किया गया है। हम पहले भी देख चुके हैं कि इजराइल किस तरह से भेज चुका है, ईरान में अंदर तक मौजूद है इजराइल के जासूस। अब ये दावा किया जा रहा है कि 53 ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर, ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप ने बयान दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया, ये कहा है ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, हमारे अलावा दुनिया में ये कोई और नहीं कर सकता, ये कहा ट्रंप ने। शांति कायम नहीं की तो और अटैक होगा। ईरान पर हमले के बाद बोले नेतन्याहू, ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया। परमाणु कार्यक्रम दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है, इजराइल के अस्तित्व के लिए ये खतरा था, नेतन्याहू ने कहा। जनता से किया गया वादा पूरा किया, नेतन्याहू ने यह भी बयान दिया अमेरिका द्वारा किए गए इन बड़े हमलों के बाद। और इस बीच जंग में अमेरिका की अब सीधी एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने कहा फिर मारेंगे, यानी अगर अब शांति स्थापित नहीं हुई, ईरान पीछे नहीं हटा तो फिर हमला किया जाएगा। ईरान को सीधी धमकी दी है, अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी। ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे। अगला हमला और बड़ा और आसान होगा। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। अगर ईरान का अटैक हुआ तो कड़ा जवाब देंगे, इजराइल की तारीफ की है। नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम करेंगे, ऐसी टीम बनी है जैसे पहले कभी नहीं थी। इजरायली सेना ने शानदार काम किया है। 40 साल से ईरानी धमकी का अब अंत हुआ है, पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं।